हेलो स्टूडेंट, माधव ग्रुप ऑफ आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे लिए एक नया चैप्टर है। कल तक हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, चुंबकत्व, जो कि हमारा कल ख़त्म हो गया। आज हम लोग नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, आप लोगों ने अपने घर के आसपास देखा होगा कि जहाँ से आपके घर में सप्लाई लाइन आती है वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो जो ट्रांसफार्मर आप वहाँ देखते हैं वही ट्रांसफार्मर है। उसी ट्रांसफार्मर को हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्थिर होता है। एक क्या होता है, स्थिर होता है। उसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता। ट्रांसफार्मर आपका घूमता नहीं है। तो क्या होता है, जहाँ पे एक जगह पे स्थिर रखा रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डिवाइस होता है। क्या कहते हैं, स्थैतिक युक्ति होती है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, कि एक स्थैतिक युक्ति होती है। ये फिर दूसरा पॉइंट जहाँ पे हम कहेंगे कि इसका काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर का, किसी भी ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि यह वोल्टेज और धारा को क्या करता है, स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है, क्या करता है, वोल्टेज और धारा को स्थानांतरित करता है। ठीक है, इसमें हम अगला पॉइंट जो ये लिखेंगे कि यह आवृत्ति को स्थानांतरित नहीं करता। मतलब इसमें आवृत्ति स्थानांतरित नहीं होती, नहीं करती। आवृत्ति हमेशा समान रहती है। आवृत्ति में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, फिर इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि एक ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं। तथा दोनों वाइंडिंग चुंबकीय रूप से आपस में जुड़ी होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि दोनों वाइंडिंग आपस में चुंबकीय तरीके से जुड़ती हैं, विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ती। तो दोनों वाइंडिंग में कोई भी विद्युतीय कनेक्शन नहीं होता, विद्युतीय रूप से संयोजित नहीं होती। अब हम क्या कहा कि यह एक स्थैतिक डिवाइस है,
स्थिर रहती है। यह वोल्टेज और धारा को स्थानांतरित करता है। यह आवृत्ति को स्थानांतरित नहीं करता। साथ ही कहा कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं और दोनों वाइंडिंग चुंबकीय रूप से आपस में जुड़ती हैं, विद्युतीय रूप से संयोजित नहीं होती। कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए क्या है, एक ट्रांसफार्मर की कोर है। ये इस कोर में ये हमने क्या की, यहाँ पे बाइंडिंग की, अब ये कोर है, इसे हम क्या कहेंगे, कोर। ये हमारे लिए जो होती है इसे हम कहेंगे प्राथमिक बाइंडिंग। प्राथमिक बाइंडिंग ये जो होती है इसे हम कहेंगे द्वितीयक बाइंडिंग। प्राथमिक बाइंडिंग हमेशा हमारी किससे जुड़ती है, एसी सोर्स से जुड़ती है। ये किससे जुड़ेगी, एसी सोर्स से। और द्वितीयक बाइंडिंग जो होगी वो हमेशा किससे जुड़ती है, लोड से। तो क्या कहा कि एक ट्रांसफार्मर में कोर होगी और कोर कैसी बनती है हमारी, लैमिनेटेड बनती है। लैमिनेटेड बनती है। लैमिनेटेड के साथ साथ इस कोर का जो मटेरियल होगा, इस कोर का मटेरियल उच्च चुंबकशीलता वाला होगा। उच्च चुंबकशीलता का होना चाहिए। ठीक, क्या कहा कि ये जो कोर है इस कोर को लेमिनेटेड होना चाहिए। लेमिनेटेड मतलब कि हम किसी ठोस मटेरियल का उपयोग न करके उसकी पतली पतली पट्टियों को काट के क्या बनाएंगे, कोर बनाएंगे। उसी को हम कहते हैं लेमिनेशन। पतली पतली ठोस मटेरियल की पतली पतली पत्तियों को काट कर आपस में जोड़कर एक कोर बनाएंगे, उसी को हम कहते हैं लेमिनेटेड। और ये जो कोर होती है इसको क्या होनी चाहिए, इस कोर के मटेरियल को उच्च चुंबकशीलता वाला होना चाहिए। यानी कहें कि हाई परमेबिलिटी का मटेरियल होना चाहिए, जिससे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स सेटअप हो सके। ठीक, अब करते क्या है, ये हमारे लिए ट्रांसफार्मर की कोर हो गई। ट्रांसफार्मर में हमने प्राइमरी बाइंडिंग की और इधर पे द्वितीयक बाइंडिंग की। प्राइमरी बाइंडिंग को हमने एसी सोर्स से जोड़ा और द्वितीयक बाइंडिंग को लोड में जोड़ा। तो यहाँ पे देखने से आपको पता चल रहा होगा कि प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों में एक डायरेक्ट सीधे तौर पर कोई भी विद्युतीय कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग में कोई विद्युतीय संयोजन नहीं है। ठीक है, तो ये कहा ट्रांसफार्मर का। अब ये कहते हैं कि यहाँ से हमने इसमें प्राइमरी में सप्लाई दिया, तो सप्लाई हम देंगे V1। जब सप्लाई V1 दिया
तो इसमें धारा I1 प्रवाहित होगी। फिर यहाँ पे जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनको हम कहेंगे N1, प्राइमरी तरफ है तो N1। फिर यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनको कहेंगे N2, सेकेंडरी तरफ धारा बहेगी I2, और ये जो लोड का वोल्टेज होगा यहाँ पे इस वोल्टेज को कहेंगे V2। ये इतनी चीज़ समझ में आई। अब क्या करते हैं हम कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को जब हम AC सोर्स से संयोजित करेंगे तो AC सोर्स से जैसे ही हम इसमें को संयोजित करेंगे तो इसमें धारा I1 प्रवाहित होगी। ये धारा I1 वाइंडिंग में जाएगी और इस वाइंडिंग में क्या करेगी, धारा प्रवाह से वाइंडिंग में यहाँ पे चुंबकीय लाइंस बनेंगी। ये चुंबकीय लाइंस यहाँ पे क्या करेंगे, चुंबकीय लाइंस इस बाइंडिंग के कंडक्टर को काटेंगी। जब बाइंडिंग के कंडक्टर को काटेंगी, ये जो बाइंडिंग का चालक है इसको काटेंगी, तो यहाँ पे एक EMF प्रेरित हो जाएगा। किसके नियम से? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। कल हमने देखा था फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या होता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें आपस में प्रतिच्छेदन होता है तो उस चालक में या कंडक्टर में क्या होता है, EMF प्रेरित हो जाता है। वही फिनोमेना या वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि इसको जब हम AC सोर्स से सप्लाई देंगे तो करंट I1 प्रवाहित होगी। ये करंट बाइंडिंग में जाएगी। बाइंडिंग में जैसे ही करंट पहुँचेगी तो ये बाइंडिंग में ये कोर के वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इस चालक को काटेगा, और जब ये चालक को काटेगा मतलब देखो यहाँ पे इस तरह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न होगा। अब जब ये चुंबकीय क्षेत्र इस चालक को काटेगा तो यहाँ पे एक EMF E1 प्रेरित हो जाएगा। ये E1 प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। अब यही EMF इसमें धारा को प्रवाहित करेगा। EMF की वजह से क्या परे होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये प्रेरित धारा कहाँ, यहाँ पहुँचेगी। कैसे पहुँचेगी कि जब यहाँ पे हमारा फ्लक्स बना तो ये फ्लक्स इस कोर के माध्यम से क्या होगा, सेट होगा। इस कोर में पूरी तरह से सेट होगा, ये प्रवाहित होगा, ये इस तरह से। तो जब ये कोर में प्रवाहित होगा, कोर में सेट होगा, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा ये, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक को काटेगा। जब ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक को काटेगा उस समय फिर यहाँ पे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एक EMF E2 प्रेरित हो जाएगा, और ये E2 क्या करेगा, इस वाइंडिंग में एक धारा को प्रेरित करेगा। यही धारा हमारी कहाँ पहुँचेगी, लोड में पहुँचेगी। तो ये होता है एक ट्रांसफार्मर का पूरा मेन सिद्धांत। क्या, एक बार और देखें, इसमें जो हमारा प्रेरित EMF बनता है ये क्या बनता है, स्वप्रेरित EMF। और इस वाइंडिंग में जो हमारा EMF E2 बनेगा, ये E2 हमारा क्या होता है, अन्योन प्रेरित। और ओवरऑल जो ये पूरा ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य
करता है। अब कल ही हमने आपको अन्योन प्रेरण के बारे में बताया था कल के लेक्चर में कि इस वाइंडिंग की वजह से, इसमें प्रवाहित धारा की वजह से इस वाइंडिंग में ईएमएफ का प्रेरित होना ही क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण कहलाता है। ठीक, तो एक बार हम इसको और देख लेते हैं। हमारे लिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कोर होती है, कोर को हम कैसे बनाते हैं, लेमिनेटेड करके बनाते हैं, और ये इसका जो मटेरियल होता है वो उच्च चुंबकशीलता वाला होता है। कल हम चुंबकशीलता देख चुके हैं, मतलब परमेबिलिटी। तो मटेरियल की परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। फिर इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक को प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और दूसरी को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी किसको कहेंगे, जो वाइंडिंग हमारी स्रोत से संयोजित होती है उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, और जो वाइंडिंग हमारी लोड से संयोजित होती है उसको हम द्वितीयक वाइंडिंग कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हमारे लिए यहाँ पे कि जो हमने इसमें स्रोत दिया है तो उस स्रोत वोल्टेज को V1 ले लिया और उससे बहने वाली धारा को I1 ले लिया। फिर प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको N1 ले लिया, सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको हमने N2 ले लिया। फिर इसमें बहने वाली धारा I2 और लोड वोल्टेज V2। अब प्रेरित ईएमएफ की बात करते देखते कैसे। जब हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को एसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं तो इसमें धारा I1 प्रवाहित होती है। ये धारा I1 की वजह से इस वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये चुंबकीय क्षेत्र चालक को काटता है, जिससे इस वाइंडिंग में एक स्वयं का EMF प्रेरित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरित EMF। ठीक, अगेन आगे ये EMF कोर के माध्यम से कोर में सेट होने का प्रयास करता है, और कोर में सेट होते होते जब ये दूसरे साइड में पहुंचता है तो ये द्वितीयक वाइंडिंग के चालकों को काटना शुरू कर देता है। अब ये जब द्वितीयक वाइंडिंग के चालकों को काटता है, जिसकी वजह से द्वितीयक वाइंडिंग में भी एक फ्लक्स या EMF प्रेरित हो जाता है। इस प्रेरित EMF की वजह से एक धारा I2 प्रेरित होती है, जो कि हमारे लोड में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये होता है एक ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अब मेनली ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो काम होता है इसको कि ये वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता या घटाता। वोल्टेज को एक परिपथ से, एक परिपथ हमारे लिए ये हो गया, एक परिपथ ये हो गया, तो ये वोल्टेज या करंट को हम बढ़ाता है या घटा सकता है, दोनों तरह से क्या करेगा, या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। तो जनरली जब हमारे लिए E1 लेस देन E2, या ये कहें कि प्राइमरी में प्रेरित वोल्टेज सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टेज से कम है। प्राइमरी में प्रेरित वोल्टेज सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टेज से कम है, यानी ये क्या है, ज़्यादा, ये कम है। तो कम से ज़्यादा में हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, कम से ज़्यादा में होने का मतलब है स्टेप अप, यानी वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है। तो कब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब होगा, जब सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ करंट में उल्टा प्रभाव पड़ेगा, यानी करंट प्राइमरी की करंट सेकेंडरी करंट से कम होगी। तो तब हम क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है, इसका जनरली हम उपयोग करते हैं कहाँ पे, विद्युत जनरेशन केंद्र, इस तरह के ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत जनरेशन केंद्रों में। ठीक है,
दूसरे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे लिए प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा रहता है और सेकेंडरी वोल्टेज कम रहता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये वाला वोल्टेज ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा से कम में कर रहा है, तो करंट में उल्टा प्रभाव, I1 लेस देन I2। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कैसा रहेगा, स्टेप डाउन या वोल्टेज घटाना। ठीक है। और इस तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इन ट्रांसफार्मर का उपयोग ज़्यादातर हमारा कहाँ किया जाता है, वितरण केंद्रों में। कहाँ करते हैं हम इनका उपयोग इनका वितरण केंद्रों में। जो हमारे घर के आसपास दिखाई देते हैं ट्रांसफार्मर, वो हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होते हैं, वितरण केंद्रों में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं इस ट्रांसफार्मर का जो EMF समीकरण। तो हमने कहा कि यहाँ पे कोर पे एक फ्लक्स सेटअप होता है, इस फ्लक्स को हम कहते हैं फाई एम। फ्लक्स को क्या कहेंगे, फाई एम। अब यहाँ पे ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ है, ये हमारे लिए मैक्सिमम फ्लक्स है। हम जानते हैं कि हम AC परिपथ में हमेशा क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को लेते हैं, मतलब किसी एक क्षण को मान के उसकी कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। जब हम AC परिपथ पढ़ रहे थे तब वहाँ पे आपको बताया गया था कि तात्क्षणिक मान क्या होता है। तो AC है, AC में हम किसी एक क्षण के लिए गणना करेंगे। तो एक क्षण के लिए गणना करने के लिए हम इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे वो हमारे लिए क्या बनेगी, फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि हमारे इस AC का जो जनरेशन होता है वो साइनोसोडल स्वभाव का होता है, इसलिए हम यहाँ पे साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है हमारे लिए, कोण, जिस कोण से हमें ये फ्लक्स मिलता है। अब जब हमें ये मिला तो अब हम इसके आधार पर एक समीकरण निकालेंगे जो कि कुछ इस तरह का होता है। क्या कहा हमने कि फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। अब कल हमने आपको फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम बताया था कि E बराबर -n d∅/dt। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, ठीक है। तो E बराबर -n1 d∅/dt। n1 क्यों कहा, क्योंकि हम केवल एक बाइंडिंग के लिए अभी इसकी गणना करते हैं, इसी के आधार पर हम दूसरे बाइंडिंग की गणना कर देंगे। तो यहाँ पे E1 बराबर -n1 d∅/dt। d∅/dt क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की दर। d∅ क्या है, फ्लक्स परिवर्तन, और dt क्या है, फ्लक्स को परिवर्तित करने में लगा समय। क्लियर। अब फाई का मान क्या हुआ, हमने निकाला है फाई एम साइन ओमेगा टी। जब हम फाई का मान यहाँ पुट करेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा E बराबर -n1 d/dt d∅ फाई एम साइन ओमेगा टी। जब हम इसको t के सापेक्ष में अवकलित करेंगे, क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलित करने पर, जब हम इसको t के सापेक्ष अवकलित करते हैं तो ये कांस्टेंट मान है हमारा, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा। तो -n1 फाई एम प्लस
साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को जब अवकलित करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या है? ओमेगा ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति है। और इसकी क्या होती इकाई क्या होती है? रेडियन, रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय आवृत्ति की इकाई क्या होती है? रेडियन प्रति सेकेंड। अब जब हमने इसको किया तो हमें मिला E बराबर -n1 फाई ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी माइनस 90, साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो यहाँ से हमें मिला n1 फाई m ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 90। साइन ओमेगा टी माइनस 90 बराबर क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। या यहाँ पे आपको बताया था कि साइन की एक प्रॉपर्टी होती है, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री बराबर माइनस कॉस थीटा या ओमेगा टी। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पे ये लिखेंगे और इसको यहाँ पे ये लिखेंगे। अब ये हमारे लिए क्या है? एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो AC में हम हमेशा क्या करते हैं? AC की जो गणना की जाती है वो किस में की जाती है? RMS वैल्यू में, क्योंकि वहाँ पे हमारी RMS में ही हम कोई भी AC इक्विपमेंट काम करता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ट्रांसफार्मर AC में काम कर रहा है, इसलिए हम इसकी क्या करेंगे? गणना RMS में करेंगे। तो AC के लिए RMS मान क्या होता है? मैक्सिमम मान अपॉन √2। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या है हमारे लिए? ये है मैक्सिमम, ये क्या है? मैक्सिमम मान है। अब जब ये मैक्सिमम मान है तो मैक्सिमम मान रखा n1 फाई m ओमेगा बटे √2। जब हम यहाँ पे हम ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे? ओमेगा बराबर 2 पाई f। f क्या होता है? f क्या होता है? सोर्स आवृत्ति होती है। क्या होती है? स्रोत आवृत्ति होती है। और स्रोत आवृत्ति किस में होती है? ये हर्ट्ज में होती है। किसमें होती है? हर्ट्ज में होती है। तो ओमेगा की जगह पे हमने रखा 2 पाई f n1 फाई m बटे √2। जब हम इसको हल करेंगे 2 पाई अंडर √2 को, तो हमको मिलेगा 4.44 फाई m f n1। और यही हमारा क्या होता है? ट्रांसफार्मर का EMF समीकरण होता है। तो जिस तरह से आपने प्राइमरी वाइंडिंग में EMF प्रेरित हुआ और उसका मान है 4.44 फाई m f n1, उसी तरह से आपकी द्वितीयक वाइंडिंग में भी EMF क्या होगा? प्रेरित हो जाएगा। कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ टर्न्स बस चेंज हो जाएंगे। प्राइमरी में था तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे, सेकेंडरी में है तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि फाई m क्या है हमारे लिए? फाई m अधिकतम फ्लक्स है, अधिकतम फ्लक्स। और इसकी इकाई क्या होती है हमारी? वेबर। पीछे हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। यहीं से हम B बराबर क्या देखते हैं? फाई m बटे A। इस फार्मूले को भी जान लें, क्या? क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता आगे पढ़ने वाली है। फिर यहाँ पे हमारे लिए F क्या है? बता दिया, स्रोत आवृत्ति है। N1 क्या है? प्राथमिक टर्न संख्या। N2 क्या है? द्वितीयक टर्न संख्या। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर की EMF समीकरण होती है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसी के आधार पर ही हम आगे ट्रांसफार्मर को वर्क कराते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि क्या बनता है ट्रांसफार्मर का समीकरण? 4.44 फाई m f सप्लाई आवृत्ति गुणे टर्न संख्या। ठीक है, अब जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए वाइंडिंग
ट्रांसफार्मर में हमने कहा कि एक ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये दूसरी वाइंडिंग हो गई, बीच में ये कोर का क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, दोनों कोर के माध्यम से दोनों वाइंडिंग्स अलग होती है। तो जब हमने कहा कि यहाँ से आपने सप्लाई दिया, धारा आपकी यहाँ से आई, तो देखिए प्रेरित ईएमएफ की दिशा क्या होगी, ये होगी, क्योंकि धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है तो प्रेरित ईएमएफ की दिशा क्या होगी, ये होगी, मतलब ये इस डायरेक्शन में प्रेरित होगा। ठीक है, कैसे, यहाँ से देखिए ये, फिर जब ये प्रेरित अन्योन प्रेरण द्वारा इसमें जाएगा तो इसमें क्या करेगा, ये E2 को प्रेरित करेगा। ये E2 की वजह से, इस E2 की वजह से इसमें धारा I2 प्रवाहित होगी। तो ये I2 धारा जो है तो यहाँ से इंटर होगी, कहाँ से इंटर होगी, जहाँ से इंटर होगी, ये देखिए यहाँ से नीचे से, और इसमें किसकी, सप्लाई वोल्टेज के कारण, सप्लाई वोल्टेज के कारण ईएमएफ प्रेरित हो रहा था। तो सप्लाई वोल्टेज आप कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे, ये, तो इसमें धारा यहाँ से आएगी, तो धारा जब यहाँ से एंटर करेगी तो इसमें फ्लक्स की दिशा कुछ इस तरह से बनेगी, और यही दिशा होते हुए यहाँ जाएगी। यहाँ जब ये जाएगी तो उसके कारण यहाँ पे E2 बनेगा, और इस E2 के कारण I2 प्रेरित होगी। तो I2 इसमें प्रवाहित होते हुए कहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से एंटर करेगी। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमने 0 डिग्री रेफरेंस ले लिया, ठीक, और इस डायरेक्शन में 5M को ले लिया। 5M से 90 डिग्री पर हमारा क्या होता है, प्रेरित E1 और E2 की दिशा होती है या लोकेशन होती है। तो ये होता है हमारा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे अपना एंड करते हैं। ठीक, और इसके बाद इसमें दूसरा लेक्चर इसमें ट्रांसफार्मर का कर अपन देखेंगे, जिसमें हम ट्रांसफार्मर के आगे देखेंगे और उसमें हम इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे, देखेंगे कैसे कि हम प्राइमरी को सेकेंडरी में और सेकेंडरी को प्राइमरी में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारे लिए ट्रांसफार्मर रेशियो क्या हो सकता है, क्या बनता है ट्रांसफार्मर रेशियो, कैसे बनता है। तो आज हमने ट्रांसफार्मर की कुछ बेसिक जानकारी ली, इंट्रोडक्शन लिया, ये देखा कि समीकरण क्या होता है, कैसे बनता है समीकरण और कैसे प्रेरित होता है। तो इसको आप आज अध्ययन करते रहिएगा। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।